नमस्कार साथियों, कक्षा 6 की इतिहास पुस्तक का आज अपन देखेंगे 8वां अध्याय। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो देखते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। राज्य से साम्राज्य है जो बड़ा होता था, उसके लिए जो अधिकारी थे वो ज्यादा चाहिए होते थे। और जो सेना थी सुरक्षा के लिए वो भी राज्य से उनको ज्यादा चाहिए होती थी। तो हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, रुपयों पैसों पर हम जो जिन शेरों का चित्र देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उनका क्या है, एक बहुत बड़ा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। सो अशोक का स्तंभ बोलते हैं उनको। सारनाथ के अंदर इनको विशाल स्तंभ के रूप में क्या स्थापित किया है। और सारनाथ के अंदर इस विषय में तुमने अध्याय 7 में पढ़ा। तो 7 अध्याय में हमने सारनाथ में क्या पढ़ा? बुद्ध का स्तूप पढ़ा। बुद्ध ने जो है पहला उपदेश दिया था सारनाथ के अंदर। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक, इतिहास के बहुत बड़े महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए। तो इतिहास का बहुत महानतम राजा अशोक, अशोक के निर्देश पर इनके जैसे जैसे बहुत सारे स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले ही हम ये जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन किया करते थे, उसकी स्थापना है जो इनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले, 2300 साल पहले लगभग की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। तो चाणक्य या कौटिल्य नाम का जो व्यक्ति था, बुद्धिमान व्यक्ति था, उनकी सहायता है जो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता उन्होंने की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक में मिलते हैं। तो चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र और इनका जो नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इनमें मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगला है साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य के अंदर क्या थे? बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तो इसके अंदर है पाटलिपुत्र है, उज्जैन है, तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तो तक्षशिला है जो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया का आने जाने का क्या था? मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। तो उज्जैन है जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने के वाले रास्ते पर पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। नगरों के अंदर क्या है? व्यापारी लोग है, सरकारी कर्मचारी है और शिल्पकार लोग रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा है जो जंगलों से भरा हुआ था और वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। तो वहां फल फूल का संग्रहण करते थे और जानवरों का शिकार करके अपनी आजीविकाएं जो चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। तो अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे। अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे। वर्तमान भी देख ले, राजस्थान के अंदर भाषा अलग बोली जाती है, जिसको अपन मारवाड़ी बोलते हैं। गुजरात के अंदर गुजराती बोली जाती है। कर्नाटक के अंदर कन्नड़ बोली जाती है। तो जैसे जैसे जो एरिया है वो चेंज होता जाता है, तो भाषा के अंदर भी बदलाव आता है और खान पान के अंदर भी बदलाव आता है। और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो सांस्कृतिक जो रहन सहन है, जो पहनावा है, उसके अंदर भी क्या है? बदलाव आता गया। तो अपन देखते हैं ये जो अभिलेखों की प्राप्ति स्थल है,
मौर्य साम्राज्य में उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों की प्राप्ति स्थल। जो अपन को लाल लाल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से क्या मिले? अभिलेख मिले। कंधार है, लंपक, मनसेरा है, शाहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, बहापुर, जो दिल्ली मेरठ, लुम्बिनी, सारनाथ, लोरिया, राज, यमपुरवा, पाटली, कौशाम्बी, रूपनाथ, गुज्जर, सांची, पनगुरिया, गिरनार, सोपारा, सन्नाती, मस्की, ब्रह्मगिरी, येरागुडी, जोगढ़, यहाँ से क्या मिले हैं? अभिलेख मिले हैं सोकाली। और जो इनके नगर थे, जो तक्षशिला है, तक्षशिला के बाद पाटलिपुत्र है, उज्जैन है, तो ये थे इनके अभिलेखों के स्थान। और कहाँ कहाँ से अभिलेख मिले हैं। आगे देखते हैं साम्राज्य, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। तो राज्य है जो साम्राज्य से कैसे भिन्न है, क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे। साम्राज्य है जो राज्यों से क्या होते थे? बड़े होते थे। और जो चीज बड़ी है उनके लिए आवश्यकता भी ज्यादा होती थी। उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी, क्योंकि साम्राज्य बड़ा है तो सेना क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत थी। तो जो राज्यों के राजा थे, उनकी अपेक्षा साम्राज्यों के जो सम्राट थे, उनको सेना की ज्यादा आवश्यकता थी। हर चीज की आवश्यकता ज्यादा थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी। यानी आवश्यकता ज्यादा है तो कर भी उनको ज्यादा इकट्ठा करना पड़ता था। और अकेला व्यक्ति कर नहीं सकता, इसीलिए उनको अधिकारियों की जरूरत भी ज्यादा थी। आगे देखते हैं साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो मौर्य साम्राज्य क्या है? बहुत बड़ा था। इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। तो अलग अलग हिस्से हैं जो अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से क्या किया जाता था? शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उनके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो पाटलिपुत्र है और उनके जो आसपास का जो इलाका था, उन पर उन इलाकों पर क्या है? सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। तो कर इकट्ठा करने के लिए क्या है? राजा है जो अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन या अवहेलना करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। जो बात नहीं मानते थे उनको अधिकारी क्या है? सजा भी देते थे। तो सजा का प्रावधान पहले भी था। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। तो कई अधिकारी जो वेतन के बदले काम करते थे। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। तो संदेशवाहक है जो उनके अधिकारियों के कार्यकलापों पर क्या रखते थे? नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एक वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। तो सबसे ऊपर कौन था? सम्राट था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कहीं छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। तो मौर्य साम्राज्य के अंदर क्या है थे? कई छोटे ये क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तो इन पर है जो उज्जैन जैसी, तक्षशिला जैसी प्रांतीय राजधानियां थी, उनके मार्फत क्या किया जाता था? शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। तो राजकुमार थे उनके, उनको वहां का राज्यपाल मतलब गवर्नर गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। तो इन क्षेत्रों पर क्या स्थानीय परंपरा है, नियम है, उन्हीं को माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। तो जो बड़े बड़े क्षेत्र थे उन पर जो मार्गों और नदियों के नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। तो नदियां हैं, मार्ग है, वो आवागमन के लिए क्या थे? एक महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है वो कंबल के लिए, और दक्षिण भारत है जो सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराना के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। संसाधन है जो नजराना के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। तो नजराना क्या है? देखते हैं नजराना।
जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। तो कर है जो नियमित रूप से, मान लो 1 महीना, 6 महीना या 1 साल में किया जाता था। लेकिन नजराना है वो 1 महीने के बाद दूसरे महीने भी इकट्ठा कर लिया जाता था, या 1 साल के बाद भी कर लिया जाता था, 10 साल के बाद में भी कर लिया जाता था। उनका कोई निश्चित समय नहीं था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से उसे देते थे, जो अपनी इच्छा अनुसार देते थे, उनसे लिए जाते थे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, और वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर देते थे। तो जो मौर्य अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, उनको हाथी, लकड़ी है, मधु है, मोम जैसी वस्तुएं वो लाकर जंगल में से देते थे। अब अगला है अशोक, एक अनोखा सम्राट। अशोक है जो अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। तो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे कौन? अशोक। और वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो ये पहले शासक है जिन्होंने बहुत सारे अभिलेख लिखवा कर गांव गांव लगवा दिए, ताकि उनका जो संदेश है वो ग्रामीणों तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। तो इनकी भाषा है जो अभिलेखों की, वो प्राकृत है, और लिपि है जो ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख है जो ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे गए हैं, और भाषा है प्राकृत भाषा। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। कलिंग ऐसा युद्ध है, उसके अंदर अशोक ने क्या है, उसके बाद में युद्ध करना भी त्याग दिया था। अपने एक अभिलेख में अशोक ने ये बात कही है, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। राजा बनने के 8 साल बाद अशोक ने क्या की? कलिंग की विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। तो 1.5 लाख लोग हैं जो क्या कर लिए गए? बंदी बना लिए गए। 1.5 लाख लोग हैं जो बंदी बना लिए गए। देखते हैं आगे, देखते हैं अपन। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। 1 लाख से भी ज्यादा लोग क्या है? मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? इस किसी जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है, तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे गए जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मर्तकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। ये कौन कह रहा है? अशोक के अभिलेख में कही हुई बातें हैं। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को उनकी इसकी जो शिक्षा देने का क्या किया है? निश्चय किया है। मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं ये अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। तो सो कह रहा है कि युद्ध के अंदर कितने लोग मारे जाते हैं, कितने लोग जो हैं बंदी बना लिए जाते हैं, किसी के सगे संबंधी मर जाते हैं। तो मैं है जो युद्ध के विषय को छोड़कर एक धर्म के माध्यम से क्या करूंगा? विजय पाने का जो प्रयास करूंगा। इसके बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। धर्म से जो संस्कृत का शब्द है, धर्म का प्राकृत रूप है। धर्म का है जो प्राकृत रूप है। सो कह रहा है मैं अभिलेख इसीलिए लिखवा रहा हूँ ताकि मेरे जो बेटे और पोते वो भी युद्ध न करे, यहाँ से सीख ले। आगे अशोक का कलिंग विजय। अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तटवर्ती उड़ीसा उसका प्राचीन नाम है कलिंग। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय किया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो अशोक ने जो कलिंग का युद्ध लड़ा, तो उसके अंदर जिस प्रकार की हिंसा हुई, जितने लोग, सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोगों को बंदी बना लिया गया,
इन खून खराबा को देखकर अशोक ने युद्ध नहीं लड़ने का निर्णय किया। तो ये कौन सा युद्ध था? कलिंग का युद्ध। अशोक का धम्म क्या था? अशोक का धम्म क्या था? ऊपर देखते हैं, उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर किस मूर्ति को देखो। बहुत बढ़िया पॉलिश वाली ये मूर्ति। और ये बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। तो बिहार के अंदर जो रामपुरवा, वहां से मौर्यकालीन स्तंभ मिला, उनका क्या है? ये हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। तो इस मूर्ति को अभी कहाँ रखा गया है? राष्ट्रपति भवन में। और ये उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। मूर्ति कला क्या है? नमूना है। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही ये उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश है कि वो बुद्ध के उपदेशों से भी क्या हो? प्रेरित हुए थे। तो अशोक ने कहा कि मैं अपने पुत्र के समान अपनी प्रजा को मानता हूँ और पुत्र के समान अपनी प्रजा को क्या कहूंगा? उपदेश दूंगा। ऐसी कई समस्या थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। तो उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग थे। और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। कई बार क्या हो जाते थे? टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी और दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच में भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने ये महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। तो इन सभी समस्याओं का निदान करना अशोक ने क्या सोचा कि मेरा कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। किस नाम से? धम्म महामात नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की। और वे जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देने वाले अधिकारियों का नाम है धम्म महामात। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते, जो लोग अनपढ़ हैं, जो राजा द्वारा शिलापट पर, शिलालेख में जो संदेश दिया गया है वो पढ़ नहीं सकते। तो उनको निर्देश दिया गया था कि उनको पढ़कर सुनाए कि राजा ने क्या बताया है। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। कौन कौन विदेशों में भी अशोक ने अपने धम्म का प्रचार करने के लिए दूत भेजे? सीरिया है, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्होंने सड़क बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। किन्हें? अशोक ने। सड़कें भी बनवाई, कुएं भी खुदवाए, विश्राम गृह भी बनाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। तो हॉस्पिटल की व्यवस्था भी की, मनुष्यों के लिए और जानवरों के लिए भी। अब देखते हैं अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। अपनी जो प्रजा थी, अपनी जो जनता थी, उनके लिए अशोक का संदेश क्या था? लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है और बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। विवाह होता है, बच्चे का जन्म होता है, यात्रा करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? सब अलग अलग अनुष्ठान होते हैं। ये कर्म कांड किसी काम के नहीं। ये जो कर्म कांड है, सो कह रही है, किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? तो अशोक कौन सी रीति को मानने के लिए कह रहे हैं? ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। अपने दासों है, नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। ब्राह्मणों है, श्रमणों, उनको क्या कर देना? दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। धर्म ने अपने धर्म की है जो प्रशंसा करना, या दूसरों के धर्म की है जो निंदा करना, है दोनों ही गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वो वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। यानी अपने धर्म की तो बढ़ाई कर रहा है और दूसरे धर्म की क्या कर रहा है? बुराई कर रहा है। तो वो है अपने धर्म को क्या कर रहा है? ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म
के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। इसी के साथ अपना जो 8वां अध्याय होता है पूरा। मिलते हैं अगले वीडियो में अध्याय 9 के साथ में। धन्यवाद।